हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 20 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे। इनसे रिलेटेड जो पिछले दिनों में न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ओवरऑल सेशन आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह चैनल मिल जाएगा जहाँ पर 2100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद है। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, मैंने IBPS 2021 क्लियर किया है। यह है मेरा स्कोर कार्ड ऑफ मेंस, जिसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में किया है 28.25। और मैं आपको बताऊंगा मैं जिन सोर्सेज को मैं फॉलो करके PDF से लेकर आता हूं, तो ये समझ लीजिए आपको बड़े बड़े जितने भी सोर्सेज है सभी का एक कंपाइलेशन में दे रहा हूं, यानी ये नोट्स है। इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इन्हें फॉलो कीजिए आप डेली रूटीन बेसिस पे, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव साइन मिलेगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दिल्ली गवर्नमेंट टू नेम कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जितने भी कॉलोनीज़ है, जितने भी स्ट्रीट्स है जो किस नाम से हैं, जिनका नाम हरिजन के नाम से है, उन सभी कॉलोनीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर नाम से किया जा रहा है। देखो रीज़न क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो हरिजन वर्ड है इस वर्ड को ख़त्म किया जाए। इसे वर्ड ख़त्म करने का रीज़न ये है कि ये जो वर्ड है ये हिंदी वर्ड है हरिजन, और ये एक ऑफेंसिव और डेट्रोगेटरी वर्ड है। तो इस वर्ड को ख़त्म किया जाए, इसका यूजेस ख़त्म किया जाए। लोगों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए इस वर्ड को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसे ख़त्म करने के लिए दिल्ली एक स्टेट या UT ऐसा है जो सबसे पहले आगे आया इसे ख़त्म करने के लिए। और इसने जितनी भी कॉलोनीज़ है, जितनी भी स्ट्रीट्स है, जितनी भी गलियाँ हैं, उन सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से करने जा रहा है। और ऐसा करने वाला दिल्ली पहला स्टेट या UT बन गया है। इतना आप याद रखिए, दिल्ली पहला ऐसा राज्य या UT बन गया है जो हर कॉलोनी, हर गली जो हरिजन के नाम से उनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से करने जा रहा है। इतना आप याद रखिए। और दिल्ली की बात करें तो रिसेंटली विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22 नंबर भी याद रखिए, 22 लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। और दिल्ली ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, जिसमें मोर देन 25,000 हाउस होल्ड्स को फ्री सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। और रिसेंटली दिल्ली ऐसा पहला UT बन गया है जिसने अपनी फायर फाइटिंग फ्लीट में 2 रोबोट्स को इंक्लूड किया है। जो कि छोटी छोटी जगह पर जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ पर आग बुझाने के लिए, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं पहुँच पाते, बड़ी बड़ी मशीन नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे रोबोट्स को पहुँचाया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला दिल्ली बन गया है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मेघालयज़ प्रपोजल सिस्टम इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसका है? मेघालय का है। नया इनिशिएटिव नहीं है, 2019 में लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है। लेकिन इस इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन ने बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया है। और उस अवार्ड का नाम है UN अवार्ड्स समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइजेस 2022। ये अवार्ड दिया गया UN के द्वारा। इन शॉर्ट आप याद रख लीजिए, UN वर्ल्ड समिट अवार्ड किसे दिया गया? तो मेघालय के प्रपोजल सिस्टम इनिशिएटिव को दिया गया है। और ये प्रपोजल सिस्टम है क्या चीज़? देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को इजीली उन चीज़ों की सुविधाएं आराम से मिल जाए, इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने यानी अपने जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर करने के लिए, या फिर किसी प्रकार की जैसे अप्रूवल चाहिए, जैसे किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर अप्रूवल चाहिए तो मैं डायरेक्टली इस इनिशिएटिव के तहत इजीली अप्रूवल ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें बेस्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिए गए UN के द्वारा। तो याद रखिए, मेघालय का ये इनिशिएटिव है और इसे ये अवार्ड दिया गया है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। और कोनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। बस याद रखिए, प्रपोजल सिस्टम ऑफ मेघालय। अगली न्यूज़ है, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। क्या पहली बार तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया? बिल्कुल नहीं, ये पहले भी मनाया जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहली बार इन्वॉल्वमेंट है इस फॉर्मेशन डे में। यानी अमित शाह जो कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है, ये चीफ गेस्ट थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन डे यानी 2 जून। और ये तेलंगाना 2 जून 2014 को 29th स्टेट बना था।
लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सबसे यंगेस्ट स्टेट कौन सा है, तो तेलंगाना है और वह 28 नंबर का है। यानी जब ये सेपरेट होता तब 29 था। उस समय जम्मू एंड कश्मीर भी एक सेपरेट स्टेट था, लेकिन इसे अभी यूटी कर दिया गया, 2 में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब ये 28 स्टेट्स रह गए हैं इंडिया में, और 28 नंबर का स्टेट कौन सा है, तेलंगाना है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कितने स्टेट्स है, तो आंसर होगा 28। कितने यूटी है, 8 यूटी है। तो टोटल कितने स्टेट एंड यूटी है, 36। ये नंबर याद रखिए, पूछा जा सकता है एक छोटे क्वेश्चन के रूप में। एक नंबर का आंसर बनेगा 36, 8 एंड 28। याद रखिए तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, 2 जून को। रिसेंटली हमने एक और फाउंडेशन डे मनाए थे, एक और राज्य का, सिक्किम का। सिक्किम ने भी अपना रिसेंटली अपना स्टेटहुड डे मनाया था 16 मई को। सिक्किम 16 मई को इसने अपना स्टेटहुड डे मनाया था। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल सेंटर आ रहा है। बताइए वह कौन सी जगह पर आ रहा है, तेलंगाना की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल सेंटर आ रहा है। तो उस जगह का नाम है नागार्जुन सागर। क्या नाम है, नागार्जुन सागर शहर में आ रहा है। और ये नागार्जुन सागर कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बैंक ऑफ कृष्णा रिवर पर स्थित है नागार्जुन सागर। और ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। इतना आप याद रखिए। और इस एशिया का सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल सेंटर, इस स्पिरिचुअल सेंटर का नाम क्या है, तो बुद्ध वनम। याद रखिए, बुद्ध वनम इसका नाम है। और ये तेलंगाना में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा, ये भी आप याद रखिए। और तेलंगाना के साथ अभी रिसेंटली गूगल ने भी एमओयू साइन किया था। गूगल ने क्यों एमओयू साइन किया था, देखिए गूगल का पर्पज़ है कि जितने भी तेलंगाना में जो यंग वुमेन हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों को है ना जो डिजिटल बिजनेस, फाइनेंशियल स्किल ट्रेनिंग, ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, यानी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तेलंगाना की गूगल ने एमओयू साइन किया था। तो ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 2 डेज नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स। इससे आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल भी मतलब सबको पता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जा रहा है, नाम से पता चल रहा है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई, लेकिन कहाँ करवाई ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात में आयोजित हुई है ये नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। और इसमें जितने भी स्टेट्स है सभी के मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया गया, सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। किसने लिए किसने नहीं लिया ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन ये मान लीजिए कि सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। और इसका पर्पज़ ये था कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का, उसमें मजबूती लाई जाए। ओवरऑल पर्पज़ यही था, स्ट्रेंथन किया जाए अपने एजुकेशन सिस्टम को। और जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके रिगार्डिंग ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई थी। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। इसमें न केवल धर्मेंद्र प्रधान थे, इसमें और भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है राजीव चंद्रशेखर, ये भी इसमें थे। मिनिस्टर फॉर स्किल तो यही हो गए धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। तो याद रखिए नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई, गुजरात में आयोजित हुई, ये आप याद रखिए। और बात करें रिसेंटली एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है मालवी मिशन। और मालवी मिशन का मकसद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, मालवीय मिशन। किसके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक मैंडेट डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया था। मैंडेट डॉक्यूमेंट कहाँ पर इसे लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था IISc बेंगलुरु में। IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया था मैंडेट डॉक्यूमेंट। इसका मकसद था कि जो छोटे बच्चों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, यानी मदर टंग सिखाई जाए, उन्हें कल्चर सिखाया जाए, ना केवल एजुकेशन, साथ में ये चीज़ें भी सिखाई जाए। ये पर्पज़ था मैंडेट डॉक्यूमेंट का, और इसे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। याद रखिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ सेलेक्टेड झारखंड फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, पहली बात वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया, तो आंसर बनेगा 31 मई को इसे मनाया गया। और इसी दिन अवार्ड दिया गया झारखंड को। झारखंड को क्यों अवार्ड दिया गया,
क्योंकि झारखंड ने टोबैको को कम करने के लिए सबसे बेस्ट एफर्ट लगाए हैं। बस ये समझ लीजिए, सबसे बेस्ट एफर्ट्स अगर इंडिया में अगर किसी ने लगाए हैं तो झारखंड ने लगाए हैं, और इसी के रिगार्डिंग झारखंड को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया है। इतना आप याद रखिए। और इंडिया का एक मिशन है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसका मकसद भी है टोबैको को कंट्रोल करना, कम से कम करना, और इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। याद रखिए 2007 में इसे लॉन्च किया गया था नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को। और बस डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि किस राज्य ने वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीता है, तो आंसर बनेगा झारखंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो कैपिटल है वह रांची है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन है, गवर्नर यहाँ के रमेश बैस है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड सेनेगल। इंडिया एंड सेनेगल, सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, सॉरी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन। साइन 3 MOUs, इंडिया ने और सेनेगल ने 3 MOU साइन किए। और MOUs कौन कौन से? कल्चरल एक्सचेंज के रिगार्डिंग, कोऑपरेशन इन यूथ एंड वीज़ा फ्री रेजिम फॉर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के लिए वीज़ा फ्री रेजिम, दूसरा कोऑपरेशन इन यूथ, और तीसरा कल्चरल एक्सचेंज। इन 3 चीज़ों के लिए MOU साइन किए हैं। क्या सेनेगल से कोई इंडिया आया था, फिर इंडिया से कोई सेनेगल गया था? बिल्कुल, इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू सेनेगल गए थे, सेनेगल के कैपिटल डकार गए, और वहाँ पर इन्होंने 3 MOUs साइन किए। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ MOUs इंपॉर्टेंट बनेंगे। कितने MOU साइन हुए? 3 MOU साइन हुए। बाकी सेनेगल की अगर हम बात करें तो सेनेगल की कैपिटल है डकार, और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ये इतना याद रखिए। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं, ये है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड स्वीडन। दूसरी कंट्री आ गई स्वीडन। स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है, यूरोप कंट्री है। इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। देखिए इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग यानी इंडस्ट्री जो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है या फिर किसी प्रकार का एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, उनको ट्रांजिट करना और उन्हें यानी ग्रीन इको ग्रीन की तरफ लाना या इको एनवायरनमेंट की तरफ लाना, ये मकसद है इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग का। और ये किसके साथ इंडिया होस्ट, किसके साथ आयोजित किया इंडिया ने? तो स्वीडन के साथ। मतलब कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग इंडिया किस देश के साथ होस्ट करता है, तो आंसर बनेगा स्वीडन के साथ। किसके साथ? स्वीडन के साथ। और स्वीडन के साथ ये स्टॉकहोल्म में ये आयोजित हुई। और ये जो इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग है, ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और स्वीडन का, और उस इनिशिएटिव के तहत ये आयोजित हुई। और उस इनिशिएटिव का नाम है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT। और ये लीड IT का पर्पज ही यही है, ग्लोबल क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन लेना। ग्लोबल क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन लेना, ये पर्पज है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT का। और इसी के तहत इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को होस्ट किया गया। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? यही इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग किस किस देश के बीच होता है, तो इंडिया और स्वीडन के बीच होता है। और लीड IT किसका इनिशिएटिव है? तो इंडिया और स्वीडन का इनिशिएटिव है। बस और कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 चीज़ याद रखिए। और स्वीडन की अगर हम बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है, और इसके कैपिटल तो स्टॉकहोल्म हो ही गई, और करेंसी यहाँ की कोरोना है, KRONA, कोरोना। अगली न्यूज़ है 118th मीटिंग ऑफ द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन जो कमेटी है ये आयोजित कराई जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर के रिगार्डिंग, और ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। 118th इंडिया में आयोजित हुई यानी न्यू दिल्ली में आयोजित हुई, तो 190th पाकिस्तान में होगी नेक्स्ट ईयर। याद रखिए, फिर 120th फिर इंडिया में होगी। तो एक बार इंडिया में, एक बार पाकिस्तान में ऐसी आयोजित होती है। 118 अभी रिसेंटली होस्ट हुई, और ये न्यू दिल्ली में होस्ट हुई, इंडिया ने इसे होस्ट किया। अब इंडिया की तरफ से कौन थे? इंडिया की तरफ से थे AK पाल सिंह, और AK पाल सिंह कौन है? इंडिया कमिश्नर है फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की जो इंडियन कमिश्नर है उनका नाम है AK पाल सिंह, ये इस मीटिंग में थे। दूसरे थे पाकिस्तान के इंडस रिवर कमेटी के कमिश्नर, जिनका नाम है मिस्टर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। याद रखिए, मिस्टर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था, और इंडिया की तरफ से AK पाल सिंह ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। बाकी कुछ आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता है नहीं, और ये इंडिया और पाकिस्तान के ट्रीटी के रिगार्डिंग ही ये आयोजित होती है, बस इतना आप याद रखिए।
और इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुआ था। और किन किन के बीच? उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच आयोजित हुआ था। आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने साइन किया था इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को, ये भी आप याद रखिए। और इंडस, एक अभी न्यूज़ में था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है राखीगढ़ी जो कि इंडस सिविलाइजेशन की एक साइट है, यहाँ जो कि हिसार में स्थित है, हिसार जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री को पाया गया है, को खोजा गया है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री को कहाँ पर? राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है राखीगढ़ी, और यहीं पर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री को खोजा गया है, ये याद रखिए। और इंडस वाटर यानी इंडस रिवर के तहत जितनी भी 5 ट्रिब्यूटरीज आती है, उन 5 ट्रिब्यूटरीज प्लस इंडस रिवर, इन पर 10 यानी 10 हाइड्रो पावर्स बनाए जाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। और ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, NHPC के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में। इसके लिए 68,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और ये जो 5 रिवर्स है, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, जिनका उनका नाम है बायस, रवि, सतलज, चेनाब और झेलम, ये 5 रिवर्स याद रखिए, इन पर बनाए जाएंगे। अगली न्यूज़ है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि ये विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, सोलर एनर्जी भी, कोल से भी, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज है, सारे सोर्सेज से ये एनर्जी उत्पादित करती है NTPC, इसलिए इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर। हैज़ इश्यूड ए न्यू बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। देखिए, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी अगर कोई इंस्टीट्यूशन रिलीज़ करता है ना, उसका मकसद यही है कि एनवायरनमेंट के प्रति उसकी कितनी वो है, कि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्मफुल बनाया जाए। और इसी के रिगार्डिंग वो पॉलिसीज रिलीज़ करता है कि हमारे क्या क्या टारगेट हैं, हम कितना कार्बन कम करेंगे, हम कितना जो ग्रीन एनर्जी है उसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी में। और NTPC हर साल ये पॉलिसी रिलीज़ करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि NTPC पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया था जिसने 2018 में पहली बार बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी रिलीज़ की थी। पहली बार बायोडाइवर्सिटी रिलीज़ करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बना था NTPC, और इसने फिर से 2022 में अपना बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फिर से रिलीज़ की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिए, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट 7 more मिलिट्री एयरपोर्ट्स, कि 7 more मिलिट्री एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ड, 7 more। और ये जो 7 मिलिट्री एयरपोर्ट से बनाए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, ठीक है। लेकिन आएंगे किसके तहत? ये आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। लेकिन इन्हें बना कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए, मिलिट्री एयरपोर्ट्स है यानी मिलिट्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और ये बनाए जा रहे हैं उड़े देश का आम नागरिक। जो उड़ान स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे 2017 में 27 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था, इसके तहत 7 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। और ये बना कौन रहा है? मिलिट्री एयरपोर्ट्स बना रही है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बना रही है। इतना आप याद रखिए, 7 more मिलिट्री एयरपोर्ट्स। क्या ये मिलिट्री के लिए यूज़ होंगे? नहीं, मिलिट्री के लिए तो यूज़ होंगे, बल्कि ये सिविल एविएशन के लिए भी यूज़ होंगे, सिविल एविएशन के लिए भी यूज़ होंगे। तो याद रखिए, 7 नए मिलिट्री एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और उड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम के तहत बनाए जाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे बनाया जाएगा। यानी जो लैंड एलोकेशन है वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही किया गया है। और याद रखिए, और उड़े देश का आम नागरिक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे शहर हैं उन्हें बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करना, यानी रीजनल एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करना। और इसके लिए अभी तक 67 एयरपोर्ट्स बनाए जा चुके हैं उड़े देश के आम नागरिक जो स्कीम है, उड़ान स्कीम के तहत। यानी ये डेटा है मई 2022 का, अब और नए नए बनते रहते हैं। तो अभी तक ये मई 2020 तक का अगर डेटा पूछा जाए तो 67 एयरपोर्ट्स याद रखिए। और उड़े देश का आम नागरिक 2017 27 अप्रैल डेट एग्जैक्ट याद रखिए। इस डेट को लॉन्च किया गया था और इसको 10 साल के लिए लॉन्च किया गया था। 10 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा, यानी 2027 को ये ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है इसे एक्सटेंड किया भी जा सकता है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि 7 मिलिट्री एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के तहत। अगली न्यूज़ है
नो माइनिंग विद इन द 1 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। देखिए जैसे फॉरेस्ट ये है और इसका जो 1 किलोमीटर की ये जो बाउंड्री होगी ना, 1 किलोमीटर की ये वाली, इसके तहत कुछ भी माइनिंग नहीं होगी, यानी ना केवल माइनिंग और कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इन्हें इको सेंसिटिव जोन एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसे इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया गया है हर फॉरेस्ट का, हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। और यह ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के तहत। याद रखिए, नो माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर। एग्जाम में किलोमीटर से पूछा जाएगा कि कितना सुप्रीम कोर्ट ने कितना किलोमीटर की दिया है, क्या 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो आंसर होगा 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। अगली न्यूज़ है टाटा प्रोजेक्ट्स यानी टाटा कंपनी ने जीत लिया है, क्या जीता है, जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए। यानी जेवर एयरपोर्ट अब कौन बनाएगा, टाटा पावर बनाएगा। इसी के लिए इसने बिड जीत ली है और L&T जैसी और कंपनीज को इन्हें हरा दिया है। और ये प्रोजेक्ट अब किसके हाथ में आ गया, टाटा पावर के हाथ में आ गया। क्या टाटा प्रोजेक्ट क्या है, इस एयरपोर्ट को चलाएगा, ये बिड जीती है? नहीं, इसने पता है क्या जीती है, इसने जीती है कि जो एयरपोर्ट्स बनाने में जो कंस्ट्रक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग टाटा पावर करेगा। इसमें समझने वाली काफ़ी चीज़ें हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जेवर एयरपोर्ट इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका ऑफिशियल नेम अभी यही है, इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। जेवर एयरपोर्ट कहने का मतलब मकसद ये है क्योंकि जेवर एक जगह है गौतम बुद्ध नगर में, इसलिए इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो एयरपोर्ट है इसको ऑन किया जाता है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 40 साल के लिए इसे ले लिया है। 40 साल तक के लिए ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे हैंडल करेगा और ये बनकर तैयार होगा 2024 तक, 2024 तक ये तैयार होगा। और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट है, क्या ये खुद इसे कंट्रोल करेगा, क्या खुद इसे मैनेज करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? बिल्कुल नहीं। इसकी एक एंटिटी है, इसकी एक स्पेशल पर्पज़ एंटिटी है जिसका नाम है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये इसे चलाएगी, यानी जिसका भी इसका मैनेजमेंट होगा इस एयरपोर्ट का, ये मैनेजमेंट कौन देखेगी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। और ये किसके अंडर आती है, ये आती है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत आती है। ये चीज़ आप याद रखिए। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। और सबसे बड़ा अभी फिलहाल में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये इस एयरपोर्ट से कितना दूर है, ये इस एयरपोर्ट से ओनली 72 किलोमीटर डिस्टेंस पर स्थित है, ओनली 72 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। बस ये चीज़ें डेटा है, आप याद रखिए इसमें। और बात करें टाटा सन्स की, तो टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, याद रखिए नाम इनका। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर्स विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप। और एयरटेल थैंक्स ऐप जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का एक एप्लीकेशन है जो कि लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन गोल्ड लोन प्रोवाइड कराने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ MOU साइन किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और मुथूट फाइनेंस क्या करेगा, 75% क्या देगा, लोन देगा, डिजिटली लोन देगा। आपके पास जितना गोल्ड उसका 75% लोन कौन देगा, मुथूट फाइनेंस देगा। मुथूट फाइनेंस देगा एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर। यही याद रखना और कुछ खास आपको याद रखना है नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके जो MD एंड CEO है उनका नाम है अनुब्रता विश्वास। ये था एयरटेल पेमेंट बैंक के। अच्छा, भारतीय एयरटेल के कौन है MD एंड CEO, गोपाल विट्टल। देखिए गोपाल विट्टल को रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे आप ये याद रखो ना रखो, गोपाल विट्टल याद रखिए। अभी कुछ ही दिनों पहले इनको रीअपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, भारतीय एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक के है अनुब्रता विश्वास। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अश्विनी भाटिया टुक चार्जेस एज द होल टाइम मेंबर WTM एट द मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के नए होल टाइम मेंबर कौन बन गए हैं, तो अश्विनी भाटिया बन गए हैं। क्या एकमात्र होल टाइम मेंबर है, नहीं। जैसे ये बन जाते हैं तो सेबी के तीसरे नंबर के होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हैं। हालांकि इसके जो चेयरपर्सन है वह अलग होता है और होल टाइम मेंबर अलग होते हैं। 3 होल टाइम मेंबर होते हैं और एक होता है चेयरपर्सन। और जो चेयरपर्सन है वह फीमेल है, माधुरीपुरी बुच, ये अभी वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है। और 3rd नंबर के अश्विनी भाटिया होल टाइम मेंबर बन गए हैं। देखिए इतना खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं अपॉइंटमेंट, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ये अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है,
इसलिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। सेबी की बात करें तो सेबी में रिसेंटली 3-4 कमिटीज़ इंपॉर्टेंट बनती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जयंत आर वर्मा कमेटी, जयंत आर वर्मा कमेटी जो कि किस चीज़ को हेड करेगी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू को, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू इस कमेटी को हेड करेंगे जयंत आर वर्मा। और नवनीत मुनोत किस कमेटी को हेड करेंगे, नवनीत मुनोत किस कमेटी को हेड करेंगे, तो ESG कमेटी को ये हेड करेंगे। एनवायरमेंटल सोशल एंड ग्रीवेंसेस कमेटी को ये हेड करेंगे नवनीत मुनोत। नाम याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जिसके पहले कमेटी हेड थे माधुरीपुरी बूच, अब ये तो बन गए चेयरपर्सन, लेकिन नए अब इनके हेड बना दिए गए सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के हेड। उनका नाम है जी महालिंगम, जी महालिंगम यानी गुरुमूर्ति महालिंगम इनका नाम है। तो ये 3 कमिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट हैज़ कन्फर्ड 1 यानी एक तो कीर्ति चक्र दिया है, 4 शौर्य चक्र दिए गए हैं, 14 शौर्य चक्र और 1 कीर्ति चक्र दिए गए। शौर्य चक्र का तो आपको नंबर याद रखना है कि 14 है, और कीर्ति चक्र में आपको न केवल नंबर, आपको तो नाम ही याद रखना है, एक ही तो है, कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन भाट। और ये है, इन्हें दिया गया कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र इन्हें दिया गया है जो कि कांस्टेबल है, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल थे। और इनको थे मतलब इन्हें पोस्टमसली दिया गया है, पोस्टमसली दिया गया मतलब इनके मरणोपरांत दिया गया है, कीर्ति चक्र इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और न केवल कीर्ति चक्र शौर्य चक्र बल्कि परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिए गए हैं 13 लोगों को, और 29 लोगों को दिया गया है अति विशिष्ट सेवा मेडल। अति विशिष्ट सेवा मेडल 29 लोगों को, 13 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये नंबर याद रखने, बाकी और कुछ आपको याद रखना है नहीं। और एक चीज़ आप याद रखिए, शौर्य चक्र में एक नाम और आप याद रखिए, इंडियन नेवी के वॉइस चीफ एडमिरल सतीश कुमार एन गौरमाड़े, एडमिरल सतीश कुमार एन गौरमाड़े, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल किनको दिया गया है, एडमिरल सतीश कुमार एन गौरमाड़े को। ये इंपॉर्टेंट बनते क्योंकि इंडियन नेवी की वॉइस चीफ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते। बाकी सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक नाम और एक्स्ट्रा आप याद रख लिए इन कांस्टेबल हुसैन भाट के अलावा। और अब हम बात करते हैं कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उनमें कौन कौन से अवार्ड होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार किस किस सेक्टर में कैसे कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली बात, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस को, यानी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तो हो गए आर्म्ड फोर्सेस। सेकेंड आती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कौन कौन सी आती है, जैसे आसाम राइफल हो गई, BSF हो गई, CISF, CRPF, ITBP, NIG और सशस्त्र सीमा बल, ये चीज़ें आती है सेंट्रल आर्म फोर्सेस में। और पुलिस तो आप जानते हैं, पुलिस तो हो ही गए, तो ओवरऑल सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। अब गैलेंट्री अवार्ड्स में 6 प्रकार के अवार्ड होते हैं, 3 तो दिए जाते हैं पीस में और 3 दिए जाते हैं वॉर के दौरान। जो पीस के अंतर्गत दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है अशोक चक्र, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र आपको पता है हुसैन भट्ट को दिया गया है, और थर्ड होता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र थर्ड होता है जो पीस में दिया जाता है। वॉर के दौरान कौन कौन से दिए जाते हैं, वॉर के दौरान दिए जाते हैं परमवीर चक्र जो कि सबसे बड़ा होता है, उसके बाद महावीर चक्र, फिर उसके बाद होता है वीर चक्र। तो ये सीरीज आप याद रखिए। और पीस और वॉर में कौन कौन से दिए जाते हैं ये आप याद रखिए, सबसे बड़ा पीस में कौन सा दिया जाता है, सबसे बड़ा वॉर में कौन सा दिया जाता है, ये चीज़ें याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगली न्यूज़ है संजीत नार्वेकर कन्फर्ड विद वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो आंसर बनेगा संजीत नार्वेकर को। देखिए वी शांताराम जो कि खुद एक एक्टर थे, खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, मोस्टली मराठी मूवीज़ प्रोड्यूस किया करते थे वी शांताराम, और वी शांताराम के नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस साल जो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित हुआ था उसी के दौरान संजीत नार्वेकर को, जो खुद एक ऑथर है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये आप याद रखिए। इस अवार्ड में 10 लाख की प्राइज़ दी गई थी, ये प्राइज़ इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, आप याद रखिए। संजीत नार्वेकर को अवार्ड दिया गया कौन सा, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये दिया गया 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। और इनका जो प्रोफेशन है वो याद रखिए, संजीत नार्वेकर एक ऑथर है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वाति डिंगरा। स्वाति डिंगरा आप इमेज में देख सकते हैं, ये है स्वाति डिंगरा, ये इंडो ब्रिटिश
पर्सनैलिटी है और इन्हें अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का एक अपेक्स बैंक है, जैसे आरबीआई है वैसे ही, और सेंट्रल बैंक है। तो ये जो बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंडो अमेरिकन, इंडो ब्रिटिश यानी श्वेता डिंगरा को अपॉइंट किया गया इस एमपीसी कमेटी में। और ये अपॉइंटमेंट किया गया है ऋषि सुनक के द्वारा, जो खुद एक इंडो ब्रिटिश है और ये चांसलर है ब्रिटेन के, यानी हम अपनी भाषा में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और ये अपनी भाषा में कहते हैं चांसलर। तो इनके द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं, ये आप याद रखिए, इनका नाम याद रखिए स्वाति डिंगरा। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का एक सेंट्रल बैंक है। अगली न्यूज़ है जुल्फिकार हसन नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो कि एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को देखती है और ये आती किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये सिक्योरिटी को देखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज है, और सेंट्रल आर्म फोर्सेज में बिल्कुल नहीं आती है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत बिल्कुल नहीं आती है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आती है। इसकी खुद की सेपरेट एक एंटिटी है जो सिविल यानी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को देखती है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनको नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं जुल्फिकार हसन नए डायरेक्टर जनरल बन गए। इनका नाम याद रखिए और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। अगली न्यूज़ है राजेश गेरा यही है, इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी काम में बिजी है। राजेश गेरा हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, ये एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, दोनों गवर्नमेंट्स को एक आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसके जो नए डायरेक्टर जनरल है वो बन गए हैं राजेश गेरा। तो इनका नाम याद रखिए, राजेश गेरा को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं। और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मिट्टी के तहत आते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है, जिसे हेड किया जाता है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और इसी के तहत आने वाली इसी के तहत आने वाले इस डिपार्टमेंट के जो नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश गेरा बन गए हैं, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ है फ्रीडम फाइटर अंजलई पोनुसामी जो फीमेल है, आप देख सकते हैं 102 यानी 102 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। और ये एक फ्रीडम फाइटर थी, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि अंजलई पोनुसामी क्या थी, तो फ्रीडम फाइटर थी और ये तमिलनाडु से आते हैं और रिसेंटली इनका देहांत हो गया। देखिए अंजुलई थी, वो इनके अचीवमेंट्स ये है कि इन्होंने रानी ऑफ झांसी का जो रेजिमेंट था, ये 1943 में जो बनाया गया था, ये इन्होंने 21 साल की उम्र में इसे ज्वाइन कर लिया था। 21 साल की उम्र में इसे ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये रेजिमेंट अभी कंटिन्यू नहीं है। 1945 जैसे इंडिया तो आज़ाद क्या 1945 में इसे बंद कर दिया गया था, आज़ादी से पहले इसे बंद कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिए। तो ये था आज 7 जून का करंट अफेयर्स सेशन। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपसे बन सकता है वो सब कुछ कीजिए। मेरी तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट्स लग सकता है मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूँ। आप अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं आप अपनी मेहनत कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए, मुझे अच्छे कमेंट्स दीजिए, मुझे अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 8 जून की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।